डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एंजाइम का ताल्लुक़ केमिकल रिएक्शन के साथ है। हम बार बार ये नाम लेंगे कि केमिकल रिएक्शन में एंजाइम ये करता है, केमिकल रिएक्शन में एंजाइम वो करता है। तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन समझिए। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एंजाइम चैप्टर आपके कोर्स का हिस्सा क्यों है, क्यों इतना कोर्स में शामिल किया, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक नया न्यू सब्सटेंस या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, वो सब्सटेंसेस जो आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उन जो नए सब्सटेंस बन जाता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, बहुत सारे। ये दुनिया जो है, ये हमारा जो लाइफ है, ये बिल्कुल केमिकल रिएक्शन की वजह से चलता है। तो इनके कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले रेन फॉर्मेशन या वाटर फॉर्मेशन। क्लाउड्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से वाटर बनती है। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, सिर्फ समझने के लिए है कि केमिकल रिएक्शन हर जगह पे होता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करके ये नया प्रोडक्ट वाटर बनाता है। ठीक है, इसी तरह ओजोन फार्मेशन, जो कि ओजोन एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि ज़मीन की सरफेस से ऊपर जब जाए 15 किलोमीटर से स्टार्ट होते हैं, ऊपर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ये जाता है। जब इसके ऊपर यानी ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ जाती है तो ये फ्री ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट होती है और ये ओजोन लेयर बन जाती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह बर्निंग, जलने का जो अमल है या कंबस्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से है। रस्टिंग, जंग लगना, जो मुख्तलिफ चीज़ों को जंग लगता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हमारे ज़िंदगी में हर जगह मौजूद है और हर जगह इसको हम फेस करते हैं। इसी तरह, जिस तक काफ़ी रिएक्शन का नाम मैंने लिया, इसी तरह मेटाबॉलिज्म भी केमिकल रिएक्शंस है। हमारे जिस्म के अंदर तमाम रिएक्शन या जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको हम एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन सब को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि आप ये समझे कि कितने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं। कुछ हमारे बॉडी से बाहर होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर होते हैं। बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म, ये तो हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसके टाइप्स कितने हैं? तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म भी केमिकल रिएक्शन है और कैटाबॉलिज्म भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के टाइप्स है और मेटाबॉलिज्म अज खुद केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, या सिंपली, बहुत सिंपली अगर हम कहें तो एनाबॉलिज्म एक ऐसा रिएक्शन है जिसके ज़रिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत आसान है। और फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक एनाबॉलिज्म है या एनाबॉलिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं और इससे लार्ज मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनती हैं। तो ये एक एनाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये लाइट की मौजूदगी में होता है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए, ये पूरा रिएक्शन हमने नहीं लिखा है। अच्छा, इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस भी एक एनाबॉलिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और इससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, वाटर इससे रिमूव होती है, तो इसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनती है, सिंथेसिस होती है। ये भी एक एनाबॉलिक एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म है। इसी तरह आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस एक प्रोसेस है
ग्लाइकोजेनेसिस है, ये आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल है, लाइपोजेनेसिस है। ये तमाम रिएक्शन जो हमने लिखे हैं ये एनाबॉलिज्म है या एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। इन तमाम रिएक्शन के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमने फोकस सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे करने, क्योंकि बाकी कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ये बन जाए, आपका बेस बन जाए। अच्छा, कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या एक केमिकल रिएक्शन है जिसके ज़रिए लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज बनते थे, यहाँ पे लार्ज से स्मॉल बनते हैं, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन आपके बुक में दिया है। रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इससे रिलीज़ होती है। तो ये एक क्या है? ये एक कैटाबॉलिज्म है या एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडीज़ के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन के ब्रेकडाउन, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन से स्मॉल पेप्टाइड अमीनो एसिड बनते हैं और उस स्मॉल अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन जो होते हैं वो फिर आखिर में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, इससे स्मॉल मॉलिक्यूल बन गया, तो ये भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी है या कैटाबॉलिज्म है। इस तरह ग्लाइकोलाइसिस, डाइजेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये तमाम के तमाम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। ये तमाम रिएक्शंस मैंने क्यों लिख लिए? ये तमाम रिएक्शन के एग्जांपल्स है। मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखे, ये तमाम रिएक्शन के एग्जांपल है। और इन तमाम रिएक्शंस को करवाने में या इनको तेज़ करने में एंजाइम हेल्प करता है। इसलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम इतना ज़रूरी है कि हर जगह में बॉडी में ये एंजाइम काम आता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हम मैमल सेल को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये एंजाइम की नेचर को हम डिस्कस करेंगे कि ये नेचर में प्रोटीन है। तो अगर हम एक मैमल सेल ले लें तो मैमल सेल के अंदर वाटर मौजूद होती है। कितना परसेंट वाटर मौजूद होती है मैमल सेल के अंदर? याद रखिए तकरीबन 70% या इसके लगभग। कुछ सेल में ज़्यादा कम हो सकती है, ये एक एवरेज वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन कितना होता है? 18% होते हैं, ठीक है, या इसके लगभग। कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट 4% और लिपिड्स जो है ये तकरीबन 3% होते हैं। अब हमारा काम प्रोटीन से है, क्योंकि एंजाइम नेचर में प्रोटीन है। प्रोटीन मुख्तलिफ टाइप के हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कोलेजन और केराटिन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाते हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि बॉडी में कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्टिन मायोसिन मसल के अंदर होते हैं। इस तरह बॉडी के अंदर और भी प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, रेड ब्लड के अंदर, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ घुमाता है। इसी तरह डिफेंस के लिए भी प्रोटीन मौजूद है, जिनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स मौजूद है, हार्मोन्स भी नेचर में प्रोटीन है। और हमारा मेन चीज़ जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, एंजाइम भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। और एंजाइम क्या है? एंजाइम भी नेचर में प्रोटीन है। और हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 2% एंजाइम्स मौजूद है। बहुत ज़्यादा है इसकी परसेंटेज, क्योंकि मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। इन तमाम रिएक्शंस के लिए एंजाइम दरकार होते हैं, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम एंजाइम की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एंजाइम का डेफिनेशन तो आपने बहुत दफ़ा बहुत जगहों में देखा सुना होगा, लेकिन आज इसकी कंसेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि इंक्रीज़ करता है केमिकल रिएक्शन का स्पीड, और ये ख़ुद इसमें इस्तेमाल नहीं होते, ख़ुद वही के वही निकलते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है ये बढ़ा देता है। ये एंजाइम का डेफिनेशन है। अब एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या चीज़ होता है? कैटलिस्ट क्यों इनको कहते हैं? कैटलिस्ट का दो मीनिंग हम लेते हैं। कैटलिस्ट का एक मीनिंग है इनिशिएट और स्टिमुलेट। ये एक प्रोसेस को या रिएक्शन को स्टार्ट करता है या इनिशिएट करता है, ठीक है। इनिशिएट का मतलब क्या? मुहर्रिक करना, हरकत में लाना या स्टार्ट करना। इसी तरह कैटलिस्ट का दूसरा मीनिंग हम एक्सेलरेट भी लेते हैं। एक्सेलरेट को हम अमल अंगेज़ कहते हैं। अंगेज़ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है तेज़ करने वाला। तो ये कैटलिस्ट का दूसरा मीनिंग है तेज़ करने वाला। तो ये
रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। इसलिए एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में ये रिएक्शन को तेज़ करते हैं या रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। दोनों मीनिंग आप इससे ले सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? इंक्रीज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करता है और ख़ुद इसमें इस्तेमाल नहीं होता, विदाउट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम का जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है विल्हेम क्यून। इसको विल्हेम क्यून भी कहते हैं और विलियम क्यून भी कहते हैं। 1878 में यूज़ किया था। मैंने पहले बताया एंजाइम नेचर में